जय हिंद। आज देखते हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इंग्लिश में कहें तो लाइफ प्रोसेस। आसान तरीके से इसको समझते हैं, आपको लगेगा नहीं कि पूरा बायोलॉजी खत्म हो गया और आपको कोई बोझ है, याद करने का टेंशन है, कोई फीलिंग नहीं होगा और मजे से आप पढ़िएगा। तो इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम हम क्या बोले वो आपको ध्यान में रखना है, जैव प्रक्रम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही नहीं पता है तो हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में। जैव प्रक्रम, इंग्लिश में हम उसको क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कहेंगे उसको। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। प्रोसेस मीन्स क्या होता है? प्रक्रिया, यानी कि इसमें एक प्रोसेस तो होने वाला है। तो कौन सा प्रोसेस? तो बोलेंगे वे सारी प्रक्रियाएं, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा, क्या बोलना है, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मीन्स मेंटेनेंस। साधारण वे में आप याद रखिए, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आप बताइए क्या बोले जैव प्रक्रम का परिभाषा। वे सभी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते, जैव प्रक्रम कहते। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना? इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोषण, जो हमारा पहला टॉपिक है, पोषण। दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? पोषण के बाद जस्ट आता है श्वसन। पोषण, श्वसन, उसके बाद परिवहन। तीसरा क्या होगा? परिवहन। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। कोई दिक्कत? वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का संरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हमको क्या पढ़ना है पहला बताइए? पढ़ना है क्या? पहला हमको पोषण पढ़ना है ना। तो देखते हैं हम इस पोषण को आसानी से समझ जाएंगे। पोषण, पोषण आपको तभी मिलेगा जब आपको पोषक तत्व की प्राप्ति होगी। पोषक तत्व की प्राप्ति हो गया तो आपको पोषण मिल गया। यदि पोषक तत्व की प्राप्ति जितना चाहिए आपको उतना नहीं हो रहा है तो आपको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो आपका बॉडी वृद्धि बरकत नहीं करेगा देह में, तो उसको कहते हैं बच्चा को पोषण नहीं है, कुपोषण है। कु मीन्स खराब पोषण। वही यदि आपके माता पिता बचपन से ही आपको सभी पोषण प्राप्त करा रहा है, और मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन जो भी मिलना है आपको मिल रहा है, तो आपको सुपोषण है। यानी कि भारत में जो भी गरीब लोग होते हैं उनके पास में सही से पोषण की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो बच्चों सबको कुपोषित यानी कुपोषित हो जाता है बच्चा। देखिएगा पेट निकल जाएगा, हाथ पतला हो जाएगा, पैर पतला हो जाएगा, उसको कहते हैं क्या? कुपोषण होना। पोषण में कु लग गया मतलब खराब पोषण, और सु लग गया अच्छा पोषण। जैसे आप लोग सुपुत्र और सुपुत्री हैं, तो अच्छा बेटा बेटी हैं, खराब है तो बाकी बात आप देखिए। तो समझते हैं पोषण किससे प्राप्त होता है? पोषक तत्व से। तो हम क्या बोलेंगे? वैसी विधि। क्या बोलेंगे? वैसी विधि। पोषण में क्या परिभाषा होगा? वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव किसको ग्रहण करता है? पोषक तत्व को ग्रहण करता है। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर, ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण का परिभाषा याद नहीं रहा? देखिए हम याद कराते हैं। पोषण किससे मिलेगा? पोषक तत्व से मिलेगा ना। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना,
पोषण कहलाता है। ये याद रहेगा, पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। आप बताइए, वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण किससे मिला हमको? पोषक तत्व से मिला ना। तो अब हमको पढ़ना होगा किसके बारे में? पोषक तत्व के बारे में पढ़ना होगा। तो पोषक तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं आसान तरीका से। पोषक तत्व में हमको क्या क्या मिलेगा? तो पोषक तत्व में आता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा नंबर में याद रखिएगा क्या? वसा। पोषक तत्व में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा। तीसरा नंबर में आप याद रखिए, वसा के बाद हमको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। चौथा नंबर में क्या बोलेंगे? विटामिन। चौथा नंबर में विटामिन। पांचवा नंबर में खनिज लवण। ठीक। पोषक तत्व में क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। क्या क्या बोलिए तो? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। अब देखिए, पोषक तत्व में ये सब जब हमारे बॉडी में जाएगा तो हमको उससे क्या मिलेगा? हम क्यों ग्रहण कर रहे हैं उसको? तो जब हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। वसा को ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तो टूटी फूटी कोशिका में मरम्मत होती है। टूटी फूटी कोशिका में क्या होगा? मरम्मत होगा, यानी कि रिपेयरिंग चलेगा। तो जब मम्मी सब या मास्टर सब से कुटाउन खाते होंगे ना, तो जहां जहां कुटाउन लगता है वहां का कोशिका टूट फूट जाता है। तो जब उसको प्रोटीन मिलेगा तो उसका फिर से पॉलिशिंग होगा। तो टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। ऊर्जा कहाँ से मिला? कार्बोहाइड्रेट से। और ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? वसा से मिल रहा है। टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत कौन कर रहा है? प्रोटीन। विटामिन क्या करता है? तो विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। और खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अच्छा, इतना वो आपको याद हुआ? समझने में कोई दुख कष्ट पीड़ा है आपको? नहीं ना? एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस या अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण किससे मिलता है? पोषक तत्व से ना। पोषक तत्व में क्या क्या पढ़े? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। वसा से आपको क्या मिला? ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला? ऊर्जा। टूटी फूटी कोशिकाओं से मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। रोग से रक्षा कौन करता है? विटामिन। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो खनिज लवण रखता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं हम, तो हमें कितना ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। कितना? 4.2 या 4 के करीब मिलेगा। ठीक। और यदि हम 1 ग्राम वसा ग्रहण करते हैं, यहां पर आपको लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, लेकिन हम बोल भी तो रहे हैं। 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा से 9.2 यानी सीधा सीधी कहें तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी। और वही 1 ग्राम वसा खाए तो दुगुना से भी ज्यादा मिला। तो हमको बताइए, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में मिलता है? वसा मिलता है। कम किस में मिलता है? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम है ग्लूकोज। तो बताइए, आपको ग्लूकोज पीना चाहिए जब आप थकिएगा, तो वसा पीना चाहिए आपको। 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा 1 ग्राम से। लेकिन दिक्कत यही है कि वसा
टूटने में समय लेता है। जब तक वसा टूटेगा नहीं, पचेगा नहीं, वसा का टूटना पाइसीकरण कहलाता है, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लूकोज जल्दी, कार्बोहाइड्रेट जल्दी टूटता है, कम ही सही लेकिन एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा आपको। अब वसा में है कि जखनी जरूरी है तखनी मिल ही नहीं रहा, पी करके बैठे ले, मिलवे नहीं करेगा। पता चला कि अभी एकदम उपवास में है, किसी से लड़ाई हो गया, अब उसको जाके धोना है, अब क्या करेंगे, तो 1 ग्राम वसा घोड़ के पी गए मारने, उमच के पटक दिया। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ढेर का उम्मीद तो किए थे, लेकिन उसको टूटने में लग गया देर। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पी तैयार था, 4 किलो कैलोरी मिला, लेकिन उतने को धो दिया। इसका मतलब है कि ये जल्दी टूटता है, ऐसा नहीं कि इतने की एनर्जी से पटक देगा। ये कहने का मतलब है कि ये जल्दी टूटता है और ये आपको एनर्जी देता है। इसीलिए हम ग्लूकोज पीते हैं, वसा नहीं पीते हैं। हमारे बॉडी में तो वसा है ना। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब हम बोले हैं कि विटामिन रोगों से रक्षा करता है, लेकिन एक चीज और भी है। 1 ग्राम प्रोटीन यदि हमारे बॉडी को मिलता है तो हमारे बॉडी में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, तो वही लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। लेकिन प्रोटीन का टूटना भी बहुत जटिल प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता टूटना उसका, समझते हैं। अब विटामिन की बात करें तो देखिए, विटामिन यहां पर लिखे हैं इस जगह पर, समझिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन क्या होता है। तो विटामिन ए, क्योंकि ज्यादा विटामिन के बारे में हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे शायद ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जानकारी तो जरूरी है, पूछ भी दे तो फिर दिक्कत ना होना चाहिए ना। विटामिन रोग से रक्षा कर रहा है, किस रोग से रक्षा कर रहा है भाई, ये भी तो जानना है ना आपको। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। घर द्वार में जाइएगा ना, तो अपना जो देहाती एरिया होता है सर्कल, उसमें कहता है कि यदि गोसा बढ़ जाएगा ना बूढ़ा बुजुर्ग को, तो कहता है कि 1 थाप देंगे ना तो रतौनिये लगा देंगे। मतलब उसके हाथ में इतना जादू है, 1 थप्पड़ में आपके देह का पूरा विटामिन ए गायब कर देगा, तब तो रतौनी लगेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौनी होता है, यानी रतौंधी बोलते हैं। अब अगला देखते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। बी से बेरी हो जाएगा ना, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है, जिसको विटामिन सी की कमी है, उसको घाव होगा जल्दी छूटबे नहीं करेगा, मसूड़ा सबसे खून निकलने लगता है। तो किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी का सोर्स क्या है, तो खट्टा चीज जो होता है ना, वो नेचुरली खट्टा होना चाहिए। खट्टा फल फ्रूट जो होता है उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है, ठीक। इसलिए उसको कहा जाता है कि विटामिन सी की कमी है तो आंवला का यूज करें। तो हम एक बार बोल दिए थे कि यदि तुमको विटामिन सी की कमी है तो तुम्हारे बॉडी को सही से घाव वगैरह छूटेगा नहीं, मसूड़ा से खून निकलेगा, मसूड़ा कमजोर हो जाएगा। तो सी की पूर्ति के लिए तुम खट्टा चीज खाओ। तो सोचा खट्टा चीज, आंवला तो इतना जल्दी अवेलेबल होता नहीं है, तो क्या है हमारे आसपास में खट्टा चीज। तो याद आया, घर में मम्मी अचार डिब्बा का डिब्बा बना के रख ले। तो लड़कियां सब क्या की, अगला दिन हम बोले थे खाना, खट्टा चीज खाना जिससे तुमको सी मिले, अगला दिन कागज में लपेट के लेकर आई, सबको दे रहा, ले 3टा विटामिन सी तुम्हें खाई ले, 3टा तुम्हें खाई ले। क्योंकि हम बोले भी थे कि जल्दी लड़कियों को ज्यादा प्रोटीन विटामिन आयरन का डेफिशिएंसी होता है, सबको बांट रही है। गए तो माहौल क्लास में लग रहा था अचार वाला, तो बोले कि कुछ महक रहा है तुम लोगों को, तो क्या अचार, हाँ सर आप ही बोले थे विटामिन सी, इन लोगों को भी कमी था, सबको बांट दिए एक तरफ से। देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये हड्डी में प्रॉब्लम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, रिकेट्स। ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से बालों का झरना और बांझपन होता है। बांझपन का मतलब जो अपने वैसे दंपति जो अपने बच्चे को जन्म देने में
असमर्थ होता है। तो विटामिन ई की कमी से बालों का झरना। अब बाल का झरना बोलते हैं, जे लड़कियां सबका ध्यान क्लास में नहीं रहता वो बाल का झरने वाला बात बोल रहा है। अब छोड़िए, अभी ध्यान देना क्लास में, बाल का टेंशन है उसको, तो बाल का झरना। अरे लड़कियां लोग, तुम लोगों का बाल झड़ता है, लड़का का बाल उड़ता है, जना पानी सूर्य का रोशनी पड़ने भाप बन के ना उड़ता है, ओना उड़ता है। देखना बीच से गायब हो जाएगा, टापू बन जाता है कपारे बैठे, नहीं तो पता चलेगा ई टापू रहेगा, इधर से समुद्र बन जाता है, ऐसा वाला होता है। नहीं तो बीचे से गायब, एना वाला गायब। तुम लोगों का झड़ता है तो इतना टेंशन, बेचारा उड़ जाता है तो कोई दिक्कत ना होता, बस एक एक टेंशन बियाह में तंटा परेशानी होता है उसको। विटामिन ई की कमी से बालों का झड़ना। विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त स्कंदन का ना होना, यानी रक्त का थक्का ना होना, रक्त का थक्का ना होना। यहां तक में किसी को कोई परेशानी है नहीं है ना। तो अब हम पढ़ते हैं पोषण के कितने विधि, दो विधि, एक स्वपोषण एक विषम, स्वपोषी कह सकते हैं एक तरह से, एक हो गया स्वपोषी एक हो गया विषम पोषी। तो स्वपोषण और विषम पोषण क्या होता है, स्वपोषी विषम पोषी क्या होता है, देखिए स्वपोषण प्रोसेस का नाम, और जो जीव उस प्रोसेस को पूरा करता है वो जीव स्वपोषी होता है। उसी तरह विषम पोषण जिस जीव में प्रदर्शित होता है उसको विषम पोषी हम कहते हैं। तो क्या होगा स्वपोषी, क्या पोषण के विधि, पोषण के विधि, पोषण के विधि, एक नंबर में स्वपोषण, एक नंबर में क्या होगा स्वपोषण, दूसरा नंबर में क्या होगा विषम पोषण या परपोषण। स्वपोषण विषम पोषण, स्वपोषण विषम पोषण, ध्यान से समझिएगा इसको। स्वपोषण, स्व का ऐसे इसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक, ये होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, और परपोषी या विषम पोषी का मतलब जो किसी पर निर्भर, जैसे हम अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, अपने फैमिली पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमारे फैमिली अभी किसी पर फिलहाल निर्भर नहीं है, तो ये वाला चीज होता है। ऐसे अब देखो स्वपोषण का मतलब क्या होता है, जब कोई जीव किसके लिए, पोषण के लिए, जब कोई जीव पोषण के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तब उसको हम क्या कहते हैं स्वपोषण। परिभाषा में क्या लिखिएगा, जब कोई जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण में बोलेंगे जब कोई जीव किसी अन्य जीवों पर भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से निर्भर हो, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो, लेकिन ध्यान रखना है वो अपने से भोजन नहीं बनाता, किसी न किसी रूप से उसी पर आश्रित है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, देखिए स्वपोषण में जो भी जीव आता है वो अपने से भोजन बनाता है, अपने से भोजन बनाने वाला एक ही जीव है, वो है हमारा प्लांट, यानी पेड़ पौधे। कौन, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे स्वपोषी जीव है, पेड़ पौधे कैसा जीव है, स्वपोषी। और जो भी पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है वो सब विषमपोषी या परपोषी जीव है, ये याद रखो आप। कैसे, देखिए हिरण क्या खा रहा है, पेड़ पौधे। हिरण को कौन खा लिया, शेर। तो शेर हिरण को खाया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हिरण को खाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो किस पर निर्भर, पेड़ पौधे। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा नहीं होता तो हिरण मर जाता, हिरण मर जाता शेर भी मर जाता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ पौधा है जो किस पर, कौन जीव है, स्वपोषी जीव है। पेड़ पौधा भी स्वपोषी इसलिए कहला रहा है क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बना रहा है, और खुद से बनाने का जो विधि है उस विधि का नाम हम क्या जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का भी हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का इन दोनों विधि के बाद पूरा 5 नंबर में पूछा जाने वाला होता, उसी में आपको इसका ऑब्जेक्टिव, इसका लघु, इसका दीर्घ सब बताएंगे। ठीक, तो समझते हैं ध्यान से कि स्वपोषण,
पेड़ पौधे, ये जितना पेड़ पौधा खुद से अपना भोजन बनाता है तो ये स्वपोषी हो गया। और किस विधि से, मतलब कि ये कैसे भोजन को पूरा बना लेता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेता है। ठीक, अब समझिएगा बात। पर विषम पोषण, जो जीव अपना भोजन खुद से ना बनाकर किसी और पर आश्रित हो उसको हम विषम पोषण या विषम पोषण कहते हैं, और उस जीव को हम विषम पोषी कहते हैं। तो कौन होगा इसमें? तो इसमें पेड़ पौधे पर आश्रित है कौन? मानव है, बकरी है, गाय है, कुत्ता है, अन्य भी कई सारे जीव हैं जो सब के सब क्या हैं? परपोषी हैं। परपोषी के 3 प्रकार। परपोषी के कितने प्रकार? 3 प्रकार, मूल रूप से 3, आगे भी देखेंगे। पहला नंबर में याद रखिएगा मृत जीवी। कौन? मृत जीवी। दूसरा नंबर में कौन? परजीवी। तीसरा नंबर में कौन? तो प्राणी संपोषण। और प्राणी संपोषण में जो जीव होता है उसको प्राणी संभोजी कहते हैं हम। तो देखेंगे तीनों का। पहले बताइए आप, पेड़ पौधा स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी। हम लोग क्या हैं? परपोषी हैं। परपोषी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी, या प्राणी संपोषण को तो वो भी मृत जीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी, प्राणी संभोजी हो जाएगा। मृत जीवी में आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो जीव पोषण प्राप्त करेगा वो जिंदा वाला से करेगा कि मरलका वाला से? तो मरे हुए से करेगा ना। इसका मतलब है कि वैसे जीव जो अपने पोषण की प्राप्ति, आप लिख भी सकते हैं इसको, वैसे जीव जो अपने पोषण की प्राप्ति मृत जानवर या मृत पौधे से प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसे जीव जो अपने पोषण की प्राप्ति मृत जानवरों से या मृत पादप से यानी पेड़ पौधे से प्राप्त करता है उसको मृत जीवी कहते हैं। और मृत जीवी का उदाहरण क्या है? उदाहरण ही तो बहुत ज्यादा पूछता है। कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये तीनों क्या है? तो याद रखिएगा ये तीनों क्या है? मृत जीवी है। मृत जीवी मरे हुए पेड़ पौधे या जानवरों से अपना पोषण प्राप्त करता है और इसका उदाहरण है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। पूछेगा मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। मृत जीवी का दूसरा नाम क्या है? अपघटक। इतना को कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं किसको? परजीवी। आगे किसको देखेंगे? परजीवी को। परजीवी यानी कि वैसा जीव जो अपना पोषण किसी दूसरे जीव पर से प्राप्त करता है लेकिन वो जुड़ा होता है अस्थाई और अस्थाई रूप से। तो कैसे परिभाषा होगा? जब कोई जीव अपने पोषण की प्राप्ति किसी अन्य जीवों से संपर्क में रह करके प्राप्त करता है उसको परजीवी कहते हैं। जैसे आपके सिर में जो जुआ होता है ना, ढीला, ढीला जो है वो एक तरह का आपके बॉडी का क्या है? परजीवी है। आम के पेड़ में देखें एक अमरबेल जिसको गुरुज लत्ती कहते हैं, वो जो लपटा हुआ रहता है वो आम के पेड़ से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है इसलिए वो भी परजीवी है। गाय के देह में देखें चमोकन लटका हुआ होता है, वो भी परजीवी है क्योंकि वो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। अब बताइए आपके कपार में यदि बहुत ज्यादा जू हो जाएंगे तो वो आपके बॉडी से ब्लड को क्या करेंगे? सक करते रहेगा। तो आपको हानि होगा लेकिन उस जीव को क्या होगा? लाभ होगा ना। इसका मतलब है परजीवी में 2 जीव होता है, एक होता है लाभ प्राप्त करने वाला जीव, एक जिसको हानि होता है। ठीक ना। तो इस दोनों के बीच एक रिलेशन है कि इसको लाभ होगा इसको हानि होगा। तो जिस जीव को लाभ होगा उसको हम कहते हैं कि वो परजीवी है और जिसको हानि होता है वो पोषी होता है। ये बात भी एग्जाम्पल में वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब कोई जीव परजीविता में जब किसी जीव को लाभ होता है तो वो परजीवी होता है, और जब किसी जीव को हानि होता है तो उसको क्या कहते हैं? पोषी। तो देखिए ढीला और मानव के बीच एक रिलेशन है, उसमें ढीला को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, वो हो गया कौन ची? परजीवी। हानि किसको हो रहा है? हमको, तो हम हो जाएंगे पोषी।
जैसे सुने बच्चा के पेट में जोंक होता है, कृमि होता है, कृमि क्या कर रहा है, जो बच्चा खाना खा रहा है उसका पोषण छीन ले रहा है। तो बच्चे के पोषण, बच्चे के शरीर में वृद्धि नहीं हो रहा, वृद्धि किस में हो रहा है, उस कृमि में हो रहा है। तो कृमि को लाभ हो गया तो वो परजीवी हो गया, और कृमि को, मानव को हानि हो गया तो पोषी हो गया। यानी परजीवी का उदाहरण याद रखिएगा, पौधा में परजीवी का उदाहरण होगा अमरबेल, और ऐसे में क्या, कृमि, कृमि को इंग्लिश में कहते हैं वर्म। कृमि कई प्रकार के होते हैं, एक होता है गोल कृमि, एक होता है फीता कृमि, जिसको राउंड वर्म, टैप वर्म, हुक वर्म कहते हैं। प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार का परजीवी ही है। तो बस पूछेंगे अमरबेल मृतजीवी है कि परजीवी है, परजीवी है। कृमि क्या है, परजीवी है। और बताइए कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ क्या है, मृतजीवी। मृतजीवी का दूसरा नाम हम क्या बताएं, अपघटक बताएं। क्या बताएं, अपघटक। अब देखते हैं प्राणी संपोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक। होलो का मतलब होता है सेम टू सेम, उसी के तरह। जोइक का मतलब होता है एनिमल, यानी कि कहें तो प्राणी संपोषण का मतलब हो गया कि जब कोई जीव अपना भोजन किस रूप में, ठोस या तरल रूप में, जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे, लेकिन ग्रहण जंतुओं के तरह, जानवर के ग्रहण करने के विधि के जैसे ही ग्रहण कर रहा है, तब उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। ध्यान से समझिए, जानवर, एनिमल जो होता है ना, वो जना खाता है, पचाता है, उसी तरह से जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल, जो भी उसका भोजन है, वो उसी विधि, उसी के जैसे ग्रहण कर रहा है, तब वो प्राणी संभोजी कहलाता है। आप अपने भाषा में लिखो जैसे आपको समझ में, हम बोल रहे हैं एक बार। जब कोई जीव भोजन, जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में उस प्रकार ग्रहण करे जैसे जंतु भोजन को ग्रहण करता है, तब उस जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप हमेशा के लिए याद रखो, मनुष्य, मेंढक, अमीबा। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमीबा क्या है, प्राणी संपोषी है। मनुष्य भी क्या है, प्राणी संपोषी है। मेढक भी क्या है, प्राणी संपोषी है। याद रखिएगा एक बात। अब इतना बात जो हम बताए उसको हम ध्यान से सुनिएगा आप, खाली आसानी से। जब कोई जीव, जब कोई जीव जब कोई जीव किसी अन्य जीवों पर आश्रित रहता है और उससे भोजन प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसको परपोषी कहेंगे। अपना भोजन खुद से बनाएगा तो स्वपोषी होगा। अपना भोजन बनाने वाले जीव जो स्वपोषी, उसका नाम, उसका क्या है, पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा किस विधि से भोजन बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण विधि से बना रहा है। हम लोग स्वपोषी हैं कि परपोषी, परपोषी। परपोषी में भी क्या है, मृतजीवी हैं, परजीवी हैं कि प्राणी संपोषी। तो प्राणी संपोषी होंगे। बताइए जब कोई जीव मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त, पोषण प्राप्त करे, तब उसको हम क्या कहते हैं, मृतजीवी। किसी जीव में अस्थायी और स्थायी रूप से उसके संपर्क में रह करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। उसका उदाहरण क्या है, कृमि। अब फिर एक ऐसा पौधा का नाम बताइए जो परजीवी है, वो क्या होगा, अमरबेल। क्या होगा, अमरबेल होगा। उसके बाद होता है मेढक, क्या है, प्राणी संपोषी है। मेढक क्या है, प्राणी संपोषी है। एक और चीज आप गांठ बांध लीजिएगा दिमाग में, क्या हम बता रहे हैं, जितना भी स्वपोषी जीव है, स्वपोषी जीव, एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। यदि किसी में कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो कार्बनिक है। यदि या तो कार्बन है या तो हाइड्रोजन है, या तो कोई एक है या तो कोई भी नहीं है, तो वो अकार्बनिक होता है। जैसे H2O, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है ना, तो ये अकार्बनिक है। CO2, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अकार्बनिक है। लेकिन यदि हम ये कहें, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6, इसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, यानी ये कार्बनिक होगा। ठीक, तो अब समझिएगा, स्वपोषी जितना भी जीव है वो सरल अकार्बनिक, सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। जटिल कार्बनिक अणु में बदलता है।
स्वपोषी। परपोषी क्या करता है? परपोषी ये क्या करेगा? तो ये करता क्या है, ये जटिल कार्बनिक अणु, जटिल कार्बनिक अणु को तोड़ता है और तोड़ के सरल कार्बनिक अणु में कन्वर्ट करता है। कार्बनिक नहीं, हाँ कार्बनिक होगा, सरल कार्बनिक अणु में तोड़ता है। ये बात को आप ध्यान में रखें। यदि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो धन्यवाद। आप यदि समझे होंगे, आपका जितना भी दोस्त मुहिम रिश्तेदार है सबको शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा तो उससे लगेगा कि नहीं हम जो बता रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ रहा है, तो हम उसके आगे भी बनाते रहेंगे। और कोशिश कीजिएगा कमेंट में यदि आप समझे तो समझ गए सर या ओके सर लिखिए, नहीं समझे तो क्या नहीं समझे आप ये बताइए, उस हिसाब से हम एफर्ट करेंगे और आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। और पक्का आपको समझ में आएगा। और बायोलॉजी पर से टेंशन ही मुक्त कर लीजिए, यदि हम हैं तो हम ही हैं, टेंशन नहीं लेना। धन्यवाद, जय।